अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब से आसिम बाजवा सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन बने उस दिन से वतन दुश्मन जाली सहाफी इनके दुश्मन बने हुए हैं। भारत और अमेरिका की ईमा पर सी पैक और आसिम बाजवा के खिलाफ यह मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। एक वेबसाइट महज 10 दिन पहले बनी है। जाली साइट फखरे पाकिस्तान आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा राह और CIA का एक मंसूब है जिसे वो पाकिस्तान के बकाऊ गद्दार लफाफा सहाफियों के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इनकी कोशिश को पूरा नहीं होने देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क और मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करते हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई गई अवाम को फौज के खिलाफ भड़काने के लिए, ताकि अवाम और फौज में ये जो मोहब्बत का रिश्ता है इसे तोड़ा जाए। इस मुहिम को भारत से अपरेड किया गया, जबकि कुछ लफाफा सहाफी इस साजिश में भारतीय प्लान का हिस्सा बने पैसों की खातिर। जिस तरह सनी लियोनी को ये जेब नहीं देता कि वो मियां खलीफा पर फहाशी फैलाने का इल्जाम लगाए, उसी तरह पटवारियों और जेम्सियों को ये जेब नहीं देता कि वो जनरल आसिम बाजवा के भाई के कारोबार पर सवाल उठाएं। आसिम सलीम बाजवा से सवाल करने का हक वही रखते हैं जिन्होंने इससे कबल शरीफ खानदान और जरदारी की जायदादों पर सवाल उठाए। अगर आपको जरदारी की शुगर मिले और नवाज शरीफ की पनामा लीग्स में जायदादें नजर नहीं आती, लेकिन जनरल आसिम बाजवा के भाई की तकलीफ आपको दिन रात तड़पाए रखती है, तो समझ जाएं कि आप किसी मुनाफिक के बच्चे हैं। जनरल आसिम बाजवा पर हक तनकीद सिर्फ हमें हासिल है क्योंकि हमने अल्लाह की मेहरबानी से हर करप्ट की मुखालफत की है। जनरल आसिम बाजवा अगर करप्ट है तो बदतरीन अल्फाज में भी आप इसे एक नन्ना मुन्ना सा नवाशी भी कह सकते हैं। अगर किसी पटवारी को जनरल आसिम बाजवा की करप्शन पर एतराज है तो सबसे पहले इसे मुनाफकत तरक करके नवाज शरीफ की करप्शन पर भी एतराज करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर इसकी हैसियत सनी लियोनी के भाई से कुछ ज्यादा नहीं होगी, जो अपनी बाजी की मार्केट खराब करने वाली मियां खलीफा पर एतराज करता है। किसी के बाप की जुर्रत नहीं थी कि वो आसिम बाजवा के खिलाफ अदालत जाए, चाहे वो नून लीग हो, PP हो, JUI हो या जमात इस्लामी। ये आसिम बाजवा की शराफत थी कि इसने मनी ट्रेल भी दे दी और टीवी पर आकर मदलल वजाहत भी दे दी। पटवारियों को चाहिए कि अपने बाप नवाज शरीफ से पूछें कि पनामा लीग्स के दौरान इसने अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी या कलासरा को कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। वो तो आज भी बगैर पर्ची के किसी सहाफी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद फौजी जर्नेल में इतनी जुर्रत तो है कि वो अपनी सफाई खुद दे सके। नवाज शरीफ के सारे खानदान की सारी उम्र की सियासत एक तरफ और आसिम बाजवा के 20 मिनट की वजाहत दूसरी तरफ, और आसिम बाजवा का पलड़ा फिर भी भारी नजर आता है। आसिम बाजवा की बीवी ने पिछले 18 बरस में कुल मिलाकर $19,492 इन्वेस्ट किए थे, और ये रकम एक अच्छी तनख्वाह पाने वाले अफसर की बेगम बासानी अफोर्ड कर सकती है। आसिम बाजवा की बेगम की ये इन्वेस्टमेंट 1 जून 2020 तक रही, फिर इसने अपने शेयर्स वापस ले लिए, और जब 19 जून को असासाजात जाहिर किए गए उस वक्त इसकी बाजको ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। दूसरी अहम तरीन बात ये कि बाजवा के भाई ने इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ा किया। इसका जवाब ये है कि बाजवा के भाइयों ने कुल मिलाकर तकरीबन $55,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, और $19,000 की इन्वेस्टमेंट आसिम बाजवा की बेगम की थी। तकरीबन $74,000 बाजवा खानदान की इन्वेस्टमेंट है, जबकि इनके अलावा मजीद 45 के करीब दूसरे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि इस कारोबार में शरीक हैं। ये 45 लोग बाजवा खानदान के दोस्त, अहबाब और जानने वाले भी हो सकते हैं, और कारोबारी अफराद भी। बाजको ग्रुप में तकरीबन 50 के करीब लोगों का पैसा था जिससे ये कारोबार शुरू हुआ। बाजको ग्रुप के अमेरिका में मौजूद रेस्टोरेंट्स पर तकरीबन $70 मिलियन खर्च हुए, जिनमें से $60 मिलियन अमेरिकी बैंकों ने बिजनेस लोन की शक्ल में दिए। बाकी के $10 मिलियन इन 50 के करीब बिजनेस पार्टनर्स ने पिछले 18 बरस में इन्वेस्ट किए। ये बात समझ में आती है। एक पिज्जा फ्रेंचाइज की लागत तकरीबन $3 लाख बनती है। अगर आपके पास पहले से 1 या 2 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं तो अमेरिकी बैंकों से नहायत आसानी से आपको मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए
कर्जा मिल जाता है। जब आपका बिजनेस बढ़ता जाता है तो फिर अमेरिकी बैंक या किसी भी मुल्क के बैंक खुद आपके पीछे आते हैं ताकि आप उनसे कर्ज लेकर अपना कारोबार फैलाएं और बैंक अपना मुनाफा कमाए। आखिरी बात, आसिम बाजवा के बेटों के पास अमेरिका में घर है। आसिम बाजवा के बेटे अमेरिका में तालीम याफ्ता हैं और वहीं जॉब कर रहे हैं। अमेरिका में अगर आपकी माहाना तनख्वाह $4000 भी है तो फिर भी आप 2.5% डाउन पेमेंट करके बैंक से मोर्गेज करवा के घर खरीद सकते हैं। आसिम बाजवा के बेटे तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। एक की उम्र 32 साल और दूसरे की 29 साल है। इस उम्र के तकरीबन हर एक मुलाजम पेशा शख्स के पास अमेरिका में अपना मोर्गेज यानी बैंक से कर्जे पर लिया गया घर होता है। तो हजूर वाला, ये है वो रसीदें कि जिन्हें देखने के बाद मुझे दिली इत्मीनान है कि बाजवा ने करप्शन नहीं की। अगर किसी को लगता है कि बाजवा का क्लेम गलत है तो आगे बढ़ें और बाकायदा सबूत पेश करें। अगर बाजवा झूठ बोल रहा है तो सबूत इकट्ठे करने ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बाजवा की तरफ से फ्राहम करदा तफसीलात में सब के सब लाजक नुकात हैं। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इसके बाप ने बचपन में 2 साल कतरी शहजादे को कर्ज दिया था जो कि उस शहजादे ने 30 साल की उम्र में लंदन फ्लैट्स की शक्ल में चुका दिया। हर चीज बाकायदा रेफरेंस के साथ मौजूद है जिसका क्रेडिट बाजवा को देना बनता है। बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि जनरल आसिम सलीम बाजवा पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं और एक हफ्ते से ट्विटर पर ट्रेंड भी जारी है। हम 10 साल से अपनी फौज को सपोर्ट करते आए हैं और जब DGISPR मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बतौर वर्क शुरू किया तो इन्होंने बेहतरीन अंदाज में काम किया था। हम करीब से ये चीज महसूस कर सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान और मुहिब्बे वतन है। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन वारफेयर का जवाब दिया जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज इन पर इल्जाम लग रहे हैं और वो खुद इस पर दिफा करते हैं तो ये हमारे लिए भी मुनासिब नहीं, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा को रुस्वा कर दिया जाए और CPAC की जो इन पर अहम जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाए ताकि पॉलिसी में फर्क आए। और भारत पूरी कोशिश में है कि वो BLA के जरिए CPAC पर कोई ना कोई हमला कर सके, लेकिन इनको रोकने वाले इदारे और खास पॉलिसी मेकर जनरल आसिम बाजवा ही रुकावट है। हम किसी सूरत अपनी फौज पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने मजीद क्या कहा आप भी सुन लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक अननोन वेबसाइट है और इस वेबसाइट की बड़ी डूबियस एक हिस्ट्री है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि अभी एक स्टोरी हो गई थी और बहुत सारी मिसपरसेप्शन उससे क्रिएट हुई, मेरा और मेरी फैमिली का इमेज परसेप्शन इससे डैमेज करने की कोशिश की गई। सो मैंने बड़ा सोचा और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, जो मीडिया के मेरे पुराने ताल्लुकात साथी हैं जितने भी, उन्होंने ये मशवरा दिया कि इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक दफा मैं रिवर्ट कर चुका था। लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने यही फैसला किया कि चूंकि ये सब इल्जामात झूठे हैं, हमने तसल्ली से अपना टाइम लिया, सारा डेटा देख के स्टडी करके उसके बाद मैंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट रिस्पांस बनाया और वो आज फिर मैंने सबके साथ बिल्कुल ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपने उन 3 इल्जामात का जिक्र किया और कहा है कि वो गलत है। एक तो आपकी अहलिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैरून मुल्क उसके हवाले से, फिर जितना बिजनेस आपके खानदान का, आपके भाइयों का या आपके बच्चों का है उसकी ग्रोथ को लिंक किया गया आपकी फौज में प्रमोशंस के साथ, और तीसरा जो इवेल्युएशंस प्रॉपर्टी की लगाई गई हैं उसके हवाले से आपने इन सारों की तरदीद की है। और पैराग्राफ 3 में आपने कहा है कि इंसिनुएशंस और मटेरियली सारी चीजें गलत है। और पैराग्राफ 4 में आके फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं और ये बताते हैं कि 1 जून 2020 को आपकी अहलिया ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी थी अपने शेयर्स की। कितनी मालियत थी और ये डिसइन्वेस्टमेंट क्यों की गई? जी अरशद, ये मैंने इसमें आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जब इन्वेस्टमेंट्स कब से शुरू हुई, ये 2002 की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरी में ये डेट्स ही गलत दी गई जब बोला गया कि ये तब हुआ जब मैं प्रेसिडेंसी में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल एक स्टाफ ऑफिसर पोस्ट हुआ मिड 2003 में, जबकि ये मेरे भाइयों का कारोबार अमेरिका में शुरू हुआ मिड 2002 में, 1 साल पहले।